फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी पास्ट में एक वीडियो बनाया था, जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और आज मैं बात करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा या मे बी नेक्स्ट एपिसोड में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी ये सब कुछ बहुत बोरिंग सा लग रहा होगा या बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बड़े बड़े शब्द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, बट इस टॉक का यही आइडिया होगा कि इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की वेबसाइट से ये डेफिनेशन, या जो ये बोलते हैं कि सिंप्लीफाइड इनकी नज़रों में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो लिया है। और सिमिलरली मैंने AWS की वेबसाइट से भी लिया है। अगेन, क्यों इन दोनों वेबसाइट से लिया है, क्योंकि ये दो बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। इसको भी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन हाँ, ऐसे समझिए कि दो बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स को क्या लगता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वहां से शुरू करते हैं। तो AWS क्या कहता है? So cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over internet with pay-as-you-go pricing। मतलब कुछ तो ऐसा कह रहा है कि आईटी रिसोर्सेज को आप जैसे ज़रूरत हो वैसे यूज़ करो, कुछ ऐसी बात कह रहा है। उसी तरह से अगर हम एज्योर के बारे में बात करें तो वो क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, सिंपली पुट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, एनालिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये कह रहा है कि सर्वर वगैरह, स्टोरेज, ये सब चीज़ें अगर आप इंटरनेट पे, और यहाँ पे इंटरनेट के पास में इसने लिखा हुआ है दी क्लाउड, अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो तो वो एक तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। तो हो सकता है ये थोड़ा समझ में आ रहा हो, लेकिन हो सकता है वो अच्छी तरह से अभी भी क्लियर ना हो, और ऑब्वियसली आई कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि इतने से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो उसको समझने के लिए, और ऐसे जैसा मैंने कहा कि हम इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में इंफोसिस देंगे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। लेकिन हाँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल क्या लेते हैं, चलो। अ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी देखेंगे। तो चलो आपसे रिलेवेंट एक एग्जांपल लेते हैं, और ये मानते हैं कि अ, आप लोग अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में हो, एकदम से कोई बढ़िया सा आइडिया आया कि हम जो है कोई एक नया गेम डेवलप करेंगे, है ना। तो अब आप ऐसे सोचो कि आप वो गेम डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, और एकदम लोएस्ट लेवल, एकदम बेसिक, एकदम फाउंडेशन पे आ जाओ। तो चलो ऐसा भी मान लो कि आपने वो गेम अभी, क्योंकि हम सिर्फ IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात कर रहे हैं, तो अभी आप ये मान लो कि आपके पास एक आइडिया आया, आपने एक टीम ऑफ डेवलपर्स या तो आउटसोर्स किया या हायर किया, या अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ नर्डी डेवलपर्स को बताया कि भैया देखो ऐसे ऐसे करके मेरा गेम बना के दे दो। उन्होंने बना के दे दिया। उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, ये अभी के लिए हम पार्क कर देते हैं। हम ये नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे जब हम पास की बात करेंगे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। अभी के लिए चलो भूल जाओ, अभी आप खाली बिजनेस पर्सन हो, राइट। तो अब आपको गेम बन गया। अब आपको ऐसे सोचना है कि अभी आप क्लाउड एरा में नहीं हो, कोई क्लाउड जैसी चीज नहीं होती है। और अगर ये काम आप लेट से प्री 2000 में करते थे तो कैसे करते थे, है ना। या एक और इसको समझने की कोशिश करो। हम सब ने ये कहानी सुनी है, मार्क जकरबर्ग ने अपने यूनिवर्सिटी के डॉर्मेटरी में जो है फेसबुक बनाना शुरू किया था। तो उस समय उसने जैसे कि क्या क्या चीजें की थी कि वो फेसबुक दुनिया तक पहुंचे, आगे बढ़े। उस समय तो क्लाउड नहीं था, तो वहां उसने बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज ऑब्वियसली आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए। ये बात कह रहा है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग वगैरह। तो सबसे पहले तो आपको ये सब चाहिए जहां पर आपका ये जो एप्लीकेशन डेवलप हो गया, गेमिंग एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल हो सके। तो सबसे पहले आपको सर्वर्स चाहिए, राइट। सर्वर जिसे हम कंप्यूटर्स कहते हैं, बेसिकली वो कंप्यूटर्स जो थोड़े पावरफुल हैं, जिसपे हम पावरफुल एप्लीकेशन, सर्वर साइड एप्लीकेशन, डिटेल में बाद में जाएंगे कि सर्वर साइड वर्सेस क्लाइंट साइड क्या डिफरेंस होता है। बट ऑन ए हाई लेवल वो एप्लीकेशंस का वो सारा का सारा बैकएंड जिस पे रन होता है, जिससे उस एप्लीकेशंस को यूज करने वाले क्लाइंट्स कनेक्ट होते हैं, वो सब सर्वर होते हैं। तो वो पावरफुल कंप्यूटर्स पे नॉर्मली रन होता है। तो ऐसे आपको कुछ सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे। फिर ऑब्वियसली वो सर्वर्स पे कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। मे बी आपका आपका कोई, आपने, अगर आप खुद IT के हो गए या कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल मतलब क्या हुआ। बट हाँ, ये लाइक विंडोज या उबुंटू या वटेवर, कुछ तो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा। फिर उस पर वो गेमिंग एप्लीकेशन जो आपने डेवलप कराया था उसका सब एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। और फिर समहाउ थ्रू इंटरनेट वो जो है आपके एंड यूजर्स तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके उस गेम एप्लीकेशंस को रेडी करने के लिए, एंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए, कि यूजर्स उस गेम को खेल सकें। तो अब सोचते हैं कि इसमें
आज क्लाउड कंप्यूटिंग में ये कैसे हेल्प करेगा, और खासकर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो वहाँ कैसे आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बात की, सर्वर्स को हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारा वैल्यू प्रपोजिशन क्लाउड कंप्यूटिंग का ऐसा ही आया। आप सोचो कि आपका यहाँ पे कुछ इनिशियल जो भी कुछ आपका इन्वेस्टमेंट है वो मोटा मोटा सर्वर्स में लगने वाला है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कितने यूजर्स हैं, कितना बड़े सर्वर्स चाहिए। इनिशियली हो सकता है आपको लगे कि आपके कम यूजर्स हैं, लेकिन फिर आपको लगे कि नहीं, अगर कहीं मेरा गेम पॉपुलर हो गया महीने भर में या 2 हफ्ते में या इवन 3 महीने में बहुत ज़्यादा लोग उसको खेलने लगे, तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा क्या। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक बिगर जो हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन यानी कि एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो वो भी जो भी कुछ आप सर्वर्स चाहते हो वो आप खरीदोगे नहीं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं आप उसको रेंट करोगे। तो उसके लिए अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जिसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करके ही दिखा देता हूँ कि लेट्स से आप मैं इसमें ले जाता हूँ एज्योर में, और यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग का पोर्टल है, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। अब ज़्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन थोड़ा भी एनालॉजी के लिए कि आप जब सर्वर्स खरीद नहीं रहे हो और आप वो सर्वर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो रहा है एक्चुअली वहाँ पे, उस बात को थोड़ा समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे सोचो, आप शॉपिंग तो आजकल हर किसी ने की होगी, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, उस पे जाते हैं, अगर आपको लैपटॉप भी खरीदना है आपने खरीदा ही होगा, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या है। इवन पावरफुल जो लोग गेमिंग वगैरह करते हैं, गेम के सर्वर्स वगैरह, गेमिंग कंप्यूटर्स, पीसीज वगैरह भी खरीदे होंगे पावरफुल, और आप ऑर्डर प्लेस करते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, और वो आपके घर में डिलीवर हो जाता है। फर्क यहाँ पे क्या है, फर्क ये है कि आप उसको ला के अपने पास, अपने कंपनी या घर या कहीं नहीं रख रहे हो, आप कहीं दूर जहां पर भी वो है वहीं उसको यूज कर रहे हो। तो इस इंटरफेस में आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर वे में आप क्या करते हो कि आप जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है वहां जाके ऑर्डर करके नई मशीन शिप नहीं करवाते हो, नई मशीन क्रिएट करते हो, और उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए क्या है ना, क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो ये है। अभी मुझे करने नहीं देगा क्योंकि मुझे जो है, मैंने वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। बट सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि आप यहाँ पे जाओगे, आप कहोगे कि भाई मैं मेरा इतना मंथली चार्ज लगने वाला है, अगर मैं ये तरह की मशीनें क्रिएट करूं या ऐसा कुछ। तो यहाँ पर अगर मैं एक मशीन क्रिएट करूंगा, बट एंड ऑफ द डे ये क्या है कि एक वर्चुअल मशीन जो कि सिमिलर टू एक रियल कंप्यूटर है वो क्रिएट कर रहे हो, और वो जो मशीन है वो कहीं, जिसे हम कहते हैं क्लाउड में क्रिएट हो रही है। हाँ, तो ये एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ही वेबसाइट से, news.microsoft.com से, थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, ये इतने अच्छे अच्छे इन्होंने मटेरियल अवेलेबल किया है दिखाने के लिए, लोगों को समझने के लिए। तो इसमें मैं एक वो यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पर आप सर्वर रूम्स को देख सकते हैं। जैसे मैं कह रहा था ना कि वर्चुअल मशीन्स जो हैं कहीं दूर किसी डेटा सेंटर में होती है, और वो डेटा सेंटर क्या है उसको समझने के लिए अब देखते हैं। डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर रूम्स होते हैं, और सर्वर रूम से क्या होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, यानी कि वो एक ऐसी ऑफिस है, एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत बहुत सारे सर्वर्स इंस्टॉल किए गए हैं, रखे गए हैं, और वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, और उन पर आप मतलब उनको जो है अलग अलग तरह से लोग लाखों लाखों लोग यूज कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यही वही एक चीज दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये सब सर्वर्स हैं, ये सब कंप्यूटर्स हैं, इसमें हार्ड डिस्क है, इसमें कंप्यूटर रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि पावरफुल प्रोसेसिंग पावर्स है, सीपीयूज हैं इसमें, फिर जो है ये समहाउ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, ये सब उसका कूलिंग वगैरह का सिस्टम भी होगा, सब कुछ होगा। बट ये एक अब यहाँ से हम एक नेटवर्क रूम में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर है नेटवर्क रूम भी है। ये कैसे केबल्स दौड़ रहे हैं जो सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली एंड ऑफ द डे ये समहाउ इंटरनेट के थ्रू आपके यूज के लिए अवेलेबल होंगे, जो आप इंटरनेट से कर सकेंगे। बट ये एक हाई लेवल आइडिया था आपको बताने का कि एंड ऑफ द डे किसी एक बड़े ऑफिस में, जहाँ पर बहुत बिग लैंड में बहुत सारे रूम्स डाले गए हैं, जिन रूम्स में बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स डाले गए हैं, सर्वर्स डाले गए हैं, और वही वो सर्वर्स हैं जहाँ पर हम अब यहाँ पे अगर वापस आए तो ये वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। तो अब थोड़ा सा वर्चुअल मशीन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये वर्चुअल मशीन क्या है, और ये इवन क्यों आया भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्रपोजिशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आया। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वापस आते हैं आपके वही गेम एप्लीकेशन के लिए। ऐसे मान के चलो कि आपको लगा कि आपको टोटल 4 सर्वर्स की ज़रूरत थी, एक पे आपका मेन एप्लीकेशन चल रहा है, एक पे हम बाद में इसमें बात करेंगे उसका जो एप्लीकेशन के पीछे जो डेटाबेस है, यानी कि जहाँ उसका डेटा रखा रहता है वो है उस पे। तो ये 2 सर्वर हो गए, लेकिन फिर एक ये भी बात होती है भाई, आपके यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये कंप्यूटर बैठ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो है हमें उसका
एडिशनल कॉपी रखनी चाहिए, तो वट एवर, बट लेट्स से कि आपको 4 सर्वर्स की ज़रूरत थी। तो आपने समहाउ अपने किसी आईटी वाले आदमी से समझा कि भई मुझे कितना-कितना इसमें हर एक मशीन में कितनी पावर चाहिए, तो उसने बताया 32 जीबी रैम, 4 सीपीयू, 512 हार्ड डिस्क, वट एवर। ये एक टोटल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कोई रियल नहीं है ये नंबर्स, बट ये समझने के लिए कि कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ सीपीयू चाहिए, कुछ हार्ड डिस्क चाहिए। तो ऐसा करके उसने बोला कि ऐसे 4 सर्वर खरीद लो भाई, आपका काम हो जाएगा। तो ये 4 सर्वर्स में जब आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, तो चलो बैकअप नहीं भी है तो भी अगर इन 4 पे आपने इंस्टॉल कर दिया और इन चारों को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया, तो आपके इनफ यूजर्स आपका एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। लेट्स से जस्ट एग्जांपल के लिए ये $3000 में आया, $3000 में आया लेट्स से, तो $12000 का आपने सर्वर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग, सॉरी, वर्चुअलाइजेशन एज की। तो वर्चुअलाइजेशन एक ये काफी पहले शुरू हो गया था वर्चुअलाइजेशन, तो बाद में मैं जब एक और वीडियो करूंगा जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री का, तो उसमें मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा। बट ये कहीं, हाँ, यहाँ पर ये एक आर्टिकल है, ये ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी का आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, और अगर लोग चाहेंगे तो मैं इसको और डिटेल में एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट इसमें बताया कि एक टाइम पे वर्चुअलाइजेशन आया था टेक्नोलॉजी, फिर एक टाइम पे नेटवर्किंग, और फिर इवेंचुअली इंटरनेट वगैरह आई थी, और इन सब चीज़ों से हेल्प मिली क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ने में। तो वापस आते हैं कि ये आपने अभी ये 4 मशीनें खरीद ली, 4 सर्वर खरीद लिए $12000 के, राइट? विथ थैंक्स टू वर्चुअलाइजेशन अब क्या हुआ है, आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ बाइंग 4 मशीन्स, आप एक बड़ी पावरफुल मशीन ले लो, है ना? आप जैसे इसमें हमने कहा था कि हम 32 जीबी की रैम वाली 4 मशीनें ले रहे हैं, या 4 कोर सीपीयू वाली 4 मशीनें ले रहे हैं, यहाँ पर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने 32 कोर सीपीयू, मतलब बहुत और ज्यादा 32 लट से सीपीयू खरीद लिए एक ही मशीन में, और बहुत ज्यादा मेमोरी ले ली, बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क ले ली। और क्योंकि आप, ये सब तो हम सभी समझते हैं, इसको हमें सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में और इन सब चीजों में, इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो, अब है ना? तो आप क्या कर रहे हो, बड़ी चीज ले रहे हो, तो आपका नट नेट लागत जो है थोड़ी कम होने लगती है। तो ये जो है, इस सर्वर में आपने ज्यादा मोर और लेस सेम पावर पैक कर दी, और क्योंकि आपने एक ही सर्वर लिया तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ गया। तो ये चीज फिर आपको क्या हेल्प करती है विथ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, कि आप इसी एक सर्वर पे 4 सेपरेट वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो, और हर एक को जो है, जैसे ये जो हमें यहाँ चाहिए था ना, ये उतना का उतना 32 जीबी का रैम, और जो है हर एक को दे सकते हो। तो एंड यूजर को, जो इन 4 वर्चुअल मशीन्स को यूज कर रहा है, जो कि वर्चुअल है, रियल नहीं है, रियल तो ये सर्वर है, लेकिन ये मशीनें वर्चुअल है। तो ये जो वर्चुअल मशीन्स जब वो इन इस रियल सर्वर पे यूज करेगा, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये एक सर्वर पे ये चारों वर्चुअल मशीन है, या वो ऐसे था जैसे यहाँ पे था। तो उस सर्वर्स के से, फॉर एग्जांपल थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, जब वो सही से कॉन्फ़िगर कर दिए जाएंगे और उनके यूजर्स उनको यूज करेंगे, तब उसमें कहीं ये नहीं होगा कि भाई जो ये रियल है या क्या है ना? तो ये चीज थोड़ी समझने वाली है, ये वर्चुअलाइजेशन कहलाती है। तो ये जो आप यहाँ पे जब आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो ये जो हम लोगों ने सर्वर्स देखे थे, ये सर्वर रूम वगैरह जो हमने देखे थे, ये जो नेटवर्किंग का था और बाकी सारी चीजें जो हमने देखी थी, अभी हम नेटवर्किंग रूम में हैं, लेकिन लेट्स से जो भी कुछ इससे पहले हमने पुराना वाला देखा था कि चलो यहाँ से बाहर जाते हैं, इनोवेशन रूम में अभी ले जा रहे हैं हमें, बट एनीवे, जो पुराना वाला रूम जहाँ हमने देखा था, कि जहाँ पर हम लोगों ने देखा था बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए थे, बड़े बड़े मतलब अलमारी जैसे थे, और उस अलमारियों में सर्वर थे, हम उसे रैक कहते हैं। बाद में इसको और डिटेल में अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो रैक वगैरह जो है, वो रियल सर्वर्स समहाउ वो है कनेक्टेड। और ये जो वर्चुअलाइजेशन है, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्निक हमें जो है, इनको इनके वर्चुअल पार्ट्स को क्रिएट करने में हमें हेल्प कर रही है। यानी कि एक ही बड़े सर्वर पे बहुत सारे छोटे छोटे सर्वर्स हमें बनाने में, वर्चुअल छोटे छोटे सर्वर्स बनाने में वर्क कर रही है। और ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एकदम से आया, उसमें वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन कंपनियों ने शुरुआत ये AWS ने की थी, और फिर उसके बाद बाकी सारी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा, ये लोग धीरे धीरे आए और इन्होंने ये टेक्निक यूज की। पहले ये अपने इंटरनल काम के लिए करते थे, फिर उन्होंने उसको पब्लिक क्लाउड बनाया। इसको भी हम बाद में डिटेल में करेंगे, बट अभी के समझने के लिए है कि ये वर्चुअल मशीन्स कहीं तो उन सर्वर्स पे क्रिएट हो रही है। और फिर आपको फायदा क्या है? आपको फायदा ये है कि आप जितनी चाहो उतनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करो, और
अगर कल को आपको लगे कि आपको और बढ़ानी है तो इजीली आप और मशीन्स क्रिएट कर सकते हो और उसको नेटवर्किंग के थ्रू सब कनेक्ट कर सकते हो और सब क्लिक ऑफ बटन्स पे कर सकते हो। ये सारा का सारा काम आप क्लिक ऑफ बटन्स पे कर दोगे। तो से फॉर एग्जांपल आपका इसी एग्जांपल में देखते हैं कि आपके पास लेट्स से इनिशियली आपने 4 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किया। पहले सोचो तो 4 फिजिकल सर्वर थे, फिर आपको लगा नहीं अभी तो आपके ये शुरू के 6 महीने में तो खाली 500 लोग यूज कर रहे थे, फिर एकदम से लगा कि नहीं, एकदम से वो गेम पॉपुलर हो गया और एकदम से लगा कि भैया अब तो 10,000 लोग यूज करेंगे। तो वो जो नई मशीनें लाना है, लगाना है, कनेक्ट करना है, उसको मेक श्योर करना है कि वो सब सही से हो जाए, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है। तो बिजनेसेस के लिए और आजकल के बिजनेसेस के लिए ये जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी उनकी कैपेसिटी अपने यूजर्स को सर्व करने की बढ़ने लगे, तो वो अगर जितना जल्दी बढ़ेगी उतना ज्यादा उनके लिए फायदा है, क्योंकि उतनी जल्दी उनके नए यूजर्स आ जाएंगे, उतनी जल्दी वो पैसा बनाना लगेंगे, ज्यादा पैसा बनाना लगेंगे। तो वो सब चीजें करना यहाँ पे थ्रू क्लिक ऑफ सम बटन्स, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, उनको अपने यूजर्स के लिए अवेलेबल करना और ये सब करना, ये बहुत आसान हो जाता है। तो procuring that hardware and buying it and getting it into your company or your office or whatever for your use will be much more time consuming than just going and creating those virtual machines on some cloud, that is on some data centers. तो यही nutshell में है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो आपको ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो सर्वर्स वगैरह जो है एज ए सर्विस मिल रहे हैं, यानी कि एज ए सर्विस वो आपकी नौकरी कर रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो और वो आपको बदले में जो है कहीं तो ये वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना और फिर यूज करने दे रहा है। तो ये नटशेल में हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मेरे ख्याल से जब हम इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, यानी कि वो जब आएगा जब आप डेवलप कर रहे होगे, डेवलपमेंट के टाइम पे आएगा जब आप अपना गेमिंग एप्लीकेशन कर रहे होगे, तो उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए हमने ये समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब डेटा सेंटर्स जो हमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं वापस जाऊँ तो आपको वही दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब ये सारे डेटा सेंटर्स में ये सर्वर रूम्स, एक पीस ऑफ लैंड जो कि बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे सर्वर्स रूम्स हैं, और वो सर्वर रूम्स में बहुत सारे लेट्स कॉल इट मशीन्स या सर्वर्स या बड़े बड़े बिग कंप्यूटर्स रखे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और हम घर बैठे ही या अपने ऑफिस में बैठे ही वहां पर वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उन सर्वर्स पे, जैसे कि मेरे इस एग्जांपल में था, उन सर्वर्स पे हम कुछ अपने सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं, उन रियल फिजिकल सर्वर्स पे कुछ अपने वर्चुअल सर्वर्स करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसे वर्चुअल मशीन्स कहता है, अमेजॉन इसे EC2 कहता है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, उस सबको बाद में डिटेल में करेंगे। बट हाँ, उस पे एक आपको डेडिकेटेड एक लॉजिकल सर्वर मिल गया, एक वर्चुअल सर्वर मिल गया जिसपे आपका सारा काम है, और वो बिहेव एकदम रियल सर्वर के जैसा कर रहा है। तो वो आपने एक रादर देन अपने ऑफिस में वो मशीन खरीद के रखने की बजाय वो वहां पे एक तरह से आपने रेंट कर लिया। तो जब तक आप उसको यूज करेंगे वो इस सर्वर में आपके लिए कहीं तो डेडिकेटेड रहेगा। जब आपको लगेगा आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप उसको कहते हैं टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि आप अगेन यहाँ से जाएंगे और कह देंगे भैया हमें नहीं चाहिए, तो हम जो है वो वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देते हैं से फॉर एग्जाम्पल। और जब डिलीट करेंगे मतलब वो यहाँ पे आके कह देगा कि अब इसमें से जो मैंने वर्चुअल आपके लिए सर्वर बनाया था, इस रियल सर्वर्स में से जो आपके लिए वर्चुअल सर्वर बनाया था, वो मैं वापस डिलीट कर देता हूँ और फिर कोई और उसको रेंट कर लेगा तो वो किसी और को दे देगा। तो इस तरह से जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे यूजर्स करते हैं, तो ये क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियों को भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और एंड यूजर को भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का, यानी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं मेंटेन करना है, वो सारी की सारी सर्वर्स वगैरह और उनसे रिलेटेड चीजें, उनसे रिलेटेड कूलिंग वगैरह, जब आपको बहुत सारे 15 20 25 जब बड़ी बड़ी कंपनी में हजारों हजार चाहिए होते हैं, तो सारा का सारा आपको अपने लिए नहीं खुद मैनेज करना है, वो आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर के थ्रू रेंट कर सकते हो, वहां पे अपना क्रिएट कर सकते हो और जब तक चाहो तब तक उसको यूज कर सकते हो, और फिर जब नहीं चाहिए तो उसको स्टॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और क्लाउड प्रोवाइडर कंपनियां वो वर्चुअल सर्वर आपके लिए डिलीट कर देंगे और फिर वो हो सकता है कोई नया आके उनको रेंट कर लेगा, कुछ उनको रेंट कर लेगा। तो ये हुआ मोटा मोटा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें एक्चुअली मैं एक और फिगर भी दिखा देता हूँ, आई थिंक। हाँ, ये रहेगा, ये यहाँ से आप देखिए कि ये जो है क्या मतलब, ये एक फिजिकल डेटा सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, अगेन लिंक है, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल भी सकते हैं, तो ये आप इसमें जाके खुद भी इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर सोचिए कितना बड़ा ऑफिस है जहाँ पर बहुत सारे वो कंप्यूटर्स या सर्वर जिसे हम कह रहे हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारी कंप्यूटर रिसोर्सेज है, यानी कि प्रोसेसिंग पावर है, CPU है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है जो केबल्स वगैरह से कनेक्टेड है, और फिर इवेंचुअली जो है वो इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंच रही है। तो इसमें जैसे यहाँ पे जाएं तो देखें, यहाँ पे जाके
ये तो खैर उनका लॉबी है, अभी फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ये सब ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये वो ऑपरेशंस है जहाँ पे वो उनके लोग वो काम कर रहे हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि ये सारे के सारे सही से काम करते रहें एक्सेट्रा। और फिर ये वो लोग हैं, देखिए बड़े-बड़े स्क्रीन्स लगे हुए हैं जहाँ पे उनके लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कोई गड़बड़ ना हो, और अगर कभी कुछ टूटे-फूटे तो या कभी कुछ गड़बड़ हो तो वो इंश्योर करते हैं कि वो, तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सर्वर कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और अगर कभी वो कुछ गड़बड़ होगी तो वो अलग-अलग वेज़ में आपको अलर्ट वगैरह करेंगे। बट ज़्यादातर टाइम उनकी ज़िम्मेदारी है, उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, उसे एसएलए कहते हैं कि कितने समय के लिए आप उन्होंने आपसे क्या एग्रीमेंट लिया है कि कितने समय तक रहेगा, और क्या-क्या चीज़ें जो हैं कितनी देर तक, मतलब 1 साल में मैक्सिमम कितनी देर तक हो सकता है आपको ना अवेलेबल हो बिकॉज़ ऑफ सम प्रॉब्लम्स और सम मेंटेनेंस एक्सेट्रा, तो वो सब चीज़ें भी आती हैं। ये देखिए यहाँ पर आके वो हम उसको देख रहे हैं, सर्वर रूम्स, तो ये सर्वर रूम है जिसको मैंने शुरू में भी दिखाया था अभी। तो यहीं पे वो भी लिख रहा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, और ये सब ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ रन करती हैं। तो ये वही पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जिनको सर्वर रूम्स के, बहुत सारे सर्वर रूम्स मिला के डेटा सेंटर बनता है। और उसी डेटा सेंटर्स को जब पब्लिक यूज़ करने लगती है, या उसको ऐसे सेटअप किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है कि लोग आएँ और उस पे अपना मशीनें क्रिएट कर सकें, या उस पे जो है जो भी कुछ यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, इसके थ्रू जो है जाके वर्चुअल मशीन्स वगैरह ऐड कर लो या वो सब कर लो। तो जब वो सुविधा लोगों को दी जाती है थ्रू सम पोर्टल, यहाँ पे एज़्योर का पोर्टल है, कि भाई आप जाके वहाँ मशीनें क्रिएट कर लो, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लो, वहाँ पे अपना डेटाबेस वगैरह सेटअप कर लो। उसको मैं बाद में एक अलग वीडियो में जब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। बट अभी के समझने के लिए, हाँ, तो जब आप उन पे अपने कुछ कंप्यूटर की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज डाल लेते हो, सर्वर्स वगैरह डाल लेते हो, और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, पैसा देके वो रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, तो उसको पब्लिक डेटा सेंटर या पब्लिक क्लाउड कहते हैं। तो आई होप ये थोड़ा सा हाई लेवल आइडिया देने के लिए आपको समझ में आया होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्लाउड चीज़ है क्या। ठीक है, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे जब हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बारे में बात करेंगे। सो ओके गाइस, टॉक टू यू लेटर।